हाँ, तो कौन सा थर्मोडायनेमिक्स में? थर्मोडायनेमिक्स ही चल रहा था ना लास्ट क्लास में। कहाँ तक हुआ यस था सर। बताओ। इंटरनल लास्ट क्लास एनर्जी बताते हैं। में इंटरनल एनर्जी डिस्कस कर रहे थे। इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन बता दिए थे। यस सर, बता दिए थे। इंटरनल एनर्जी हम लोग कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी का नहीं पता कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन होता है। ठीक है। अब कुछ कुछ लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के जो थ्रू आउट हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो सब देखते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ पढ़ना होगा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और भी लॉज आएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग दो लॉज पढ़ेंगे, एक जीरोथ लॉ और दूसरा फर्स्ट लॉ। तो जीरोथ लॉ पहला है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो ये जीरोथ लॉ में क्या बोला गया है? इट स्टेट्स दैट, ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। टू सिस्टम इन thermal equilibrium separately with the third system are said to be in thermal equilibrium with each other। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है, with each other। ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि दो सिस्टम, ठीक है, दो अलग अलग सिस्टम है, वो किसी तीसरे सिस्टम के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर दोनों का सेम है। किसी तीसरे सिस्टम के साथ अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो वो दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। जैसे मान लो हम लोग दो सिस्टम लिए, ए और बी। ठीक है। तो ए और बी जो है वो किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो तीसरा सिस्टम हम लोग एज्यूम कर लेते हैं सी। तुम यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ए जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ। ठीक है। उसी तरह बी भी जो है ये तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ। तो ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये ए और बी, ये दो सिस्टम जो हम लोग लिए थे, अगर वो तीसरे सिस्टम के साथ दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी भी आपस में क्या होगा, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। बात समझ में आया? बोलो। यस सर। तो सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, बस ये स्टेटमेंट है इसका सिंपल सा मतलब है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, इसको अप्लाई किया जा सकता है ऐसा न्यूमेरिकल में। देखो तो क्या बोला जा रहा है इसमें कि अगर दो सिस्टम लिए हैं वो किसी तीसरे सिस्टम के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब वो दो सिस्टम जो हम लोग एज्यूम किए हैं वो दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है। तो यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल इक्विलिब्रियम समझते हो ना, टेम्परेचर इक्वल हो गया, मतलब हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो जीरो हो गया। ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है? आवाज आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। लिख लिए इसको? यस सर। चलो, तो ये है जीरोथ लॉ। सेकंड जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसका स्टेटमेंट तो बहुत ही आसान है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलता है। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो ना तुम लोग, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे मास में बोले थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था ना, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
तो उसी तरह यहाँ पे ये है एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला गया है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड although it can be converted from one form to another. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, सिंपल सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अब इसमें देखो एक्चुअली हम लोग इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। तो मान लो ये स्टेट वन है, किसी भी सिस्टम, एक सिस्टम एज्यूम कर लिए, उसका दो स्टेट ले लिए, एक स्टेट वन और ये स्टेट टू। ठीक है, तब तुम लोग को बताए हैं कि एनर्जी का जो ट्रांसफर हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है, हीट के फॉर्म में और दूसरा वर्क के फॉर्म में। तो पहला बाय हीट ट्रांसफर, एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर जा रहा है तो बाय हीट ट्रांसफर के थ्रू हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, बाय डूइंग वर्क। ठीक है, वर्क हम लोग सिस्टम के ऊपर भी कर सकते हैं और सिस्टम भी कर सकता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि स्टेट वन में कोई भी सिस्टम है तो उसका इंटरनल एनर्जी जो है, कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, उसका इंटरनल एनर्जी एज्यूम कर लेते हैं E1। ठीक है, और स्टेट टू में जो सिस्टम होगा उसका इंटरनल एनर्जी हो जाएगा E2। ठीक है, इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगा, अलग अलग स्टेट है, तो पहले का इंटरनल एनर्जी हम लोग E1 एज्यूम करते हैं, दूसरे का E2। अब यहाँ पे एक चीज कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, लेट अस कंसिडर द हीट चेंज टेकिंग प्लेस BQ। ठीक है, हीट चेंज टेकिंग प्लेस हम लोग क्यू एज्यूम कर लिए, मतलब स्टेट वन से जब स्टेट टू जा रहा है तो हीट मान लेते हैं हम लोग क्यू, हीट चेंज हुआ है, और वर्क डन जो हो रहा है ये W हो रहा है, एंड वर्क डन भी W। ठीक है, मतलब वर्क डन अगर W है और हीट Q का चेंज हो रहा है और वर्क डन W हो रहा है, मतलब एनर्जी जो है ये दोनों फॉर्म में हो रहा है, यहाँ पे हीट के फॉर्म में भी ट्रांसफर हो रहा है और वर्क के फॉर्म में भी हो रहा है। तो जो फाइनल एनर्जी होगा, इसका मतलब हम लोग जो बोल सकते हैं जो फाइनल इंटरनल एनर्जी E2 होगा वो किसके इक्वल होगा। देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम लोग स्टेट वन में कोई सिस्टम है, अगर उसका उसको अगर हम लोग हीट, उसके अंदर हीट क्यू क्यू हीट चेंज हो रहा है और वर्क डन अगर W हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसी सिस्टम में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना। दैट इज E2 इज इक्वल टू E1 प्लस Q और प्लस W, बोल सकते हैं ऐसा बाय अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो, बोल सकते हैं या नहीं? हेलो, यस सर, बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, अब इसको अगर हम लोग लिखोगे, ये E2 E1 को इधर ले आए, E2 माइनस E1, और ये हो गया Q प्लस W। ठीक है, Q प्लस W, अब E2 माइनस E1 इसी को बोलेंगे हम लोग डेल्टा E, जो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, और डेट इज इक्वल टू Q प्लस W। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मेन मैथमेटिकल इक्वेशन होगा जो कि हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में यही सबसे ज्यादा यूज होगा, डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। और या फिर वर्क डन, W वर्क डन है तो इसको हम लोग माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी देखोगे, वर्क डन इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस P इंटू डेल्टा V, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना,
ये अगर साइन कन्वेंशन फॉलो करोगे, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, हीट रिलीज हो रहा है तो क्यू का साइन जो है नेगेटिव लेना है। वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन याद है या नहीं, जो प्रीवियस क्लासेस में बताए थे? यस सर। तो वही वही साइन साइन कन्वेंशन वही हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा न्यूमेरिकल में। साइन कन्वेंशन हमेशा ध्यान में रखना है जब भी हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे हो गया, ये मेन स्टेटमेंट हो गया हमारा, मेन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। या फिर इसको क्यू माइनस पी डेल्टा वील भी लिख सकते हैं, वर्क डन का जब फॉर्मूला पुट कर दोगे तो। ठीक है, बोलो, लिख लिए इसको? यस सर। चलो लिख लिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब लोग लिख लियो ना, इसको नोट कर लिया अच्छे से? हो गया है, बताओ जल्दी। हेलो, हेलो, यस सर। हो गया? इसको लिख लियो ना, नोट कर लियो इतना? यस सर। चलो ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे अलग अलग प्रोसेस पे तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ, कैसे अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग प्रोसेस पे। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, ये तो खुद से भी तुम लोग कर सकते हो बट बता देते हैं। फर्स्ट लॉ टू वेरियस प्रोसेसेस, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। मान लो पहला अगर प्रोसेस हमारा आइडियाबेटिक प्रोसेस दिया हुआ है, तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा? तो आइडियाबेटिक प्रोसेस हम लोग जानते हैं, इस केस में क्या होता है, क्यू का वैल्यू हमारा जीरो हो जाता है। क्यू जीरो होता है ना आइडियाबेटिक में। तो क्यू का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब हमारा चेंज इन फर्स्ट लॉ का इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, ये डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो इसका मतलब क्यू अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेट इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर हो जाएगा। यही होगा ना आइडियाबेटिक में? बताओ। तो यहाँ पे देखना, अब अगर तुमसे ऐसे बोला गया ड्यूरिंग adiabatic compression of an ideal gas, an ideal gas, बताना इंटरनल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बताओ तो। अगर आइडियाबेटिक कॉम्प्रेशन हो रहा है किसी भी आइडियल गैस का, कॉम्प्रेशन अगर कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बताओ बताओ जल्दी से। सर घटेगा। घटेगा, क्यों?
देखो आइडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आइडियाबैटिक प्रोसेस में देख रहे हैं डेल्टा ई जो होता है वो वर्क डन के इक्वल हो रहा है। अब कंप्रेशन जब होगा, आइडियल गैस का कंप्रेशन होगा, तो इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग? जब आइडियल गैस का कंप्रेशन होगा तो वर्क डन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे ये सब बताया हुआ है, जल्दी जल्दी बोलो ये पॉजिटिव। सब। पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा तो ये तुम्हारा डेल्टा ई का वैल्यू क्या होने वाला है, ग्रेटर देन जीरो होने वाला है। पॉजिटिव है तो जीरो से तो बड़ा ही होगा, यस सर। तो जीरो से अगर बड़ा होगा तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो होगा हमारा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा या इनिशियल इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा, बताओ बोलो। अगर डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो है तो कौन सा इंटरनल एनर्जी ज्यादा बड़ा होगा? अरे बताओ जल्दी से। हेलो? हेलो? सर नहीं पता। यार इसको E2 माइनस E1 लिखेंगे, यही होता है ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है तो E2 माइनस E1 ग्रेटर देन जीरो है, तो इसमें E2 बड़ा होगा या E1 बड़ा होगा? E2। तो ये चीज नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, क्या तुम लोग को बोला जाए, E2 इज ग्रेटर देन E1। तो E2 अगर ग्रेटर देन E1 है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ ही रहा है ना ऑब्वियसली। अगर दूसरा वाला इंटरनल एनर्जी पहले से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। ड्यूरिंग adiabatic compression of an ideal gas, internal energy of the system increases। ये ध्यान रखना, जब भी adiabatic compression करेंगे तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का बढ़ता है। और वही अगर हम लोग adiabatic एक्सपेंशन करेंगे, ड्यूरिंग adiabatic एक्सपेंशन, adiabatic एक्सपेंशन के समय क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ई का वैल्यू क्या होगा, ये जस्ट इसका उल्टा, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, adiabatic compression अगर हो रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा, adiabatic एक्सपेंशन अगर होगा तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का घटेगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। हो गया? बोलो। यस सर। चलो, तो ये पहला adiabatic प्रोसेस के लिए था। सेकंड हम लोग करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम लोग एक चीज देख चुके हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन जीरो होगा या नहीं आइसोकोरिक में? वर्क डन का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो E इज इक्वल टू होता है Q प्लस डब्ल्यू। तो वर्क डन ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब इस केस में हमारा मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q, मतलब हीट चेंज के बराबर हो गया मोस्टली। तो डेल्टा E इज इक्वल टू, अगर ये हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो Q का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो जब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है तो उस समय इंटरनल एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा, लेकिन जब लिबरेशन ऑफ हीट होगा, जब उस सिस्टम से हीट बाहर निकलेगा, तो उस केस में साइन यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। तो इस केस में देखोगे इंटरनल एनर्जी सिस्टम का क्या हो रहा होगा, ये घट रहा होगा।
तो ये लिबरेशन ऑफ हीट। तो ये हो गया आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, बिकॉज इस केस में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि डेल्टा वी जो है ये चेंज इन वॉल्यूम ये 0 हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया, इसका मतलब वर्क डन होता है माइनस पी इंटू डेल्टा वी होता है ना। तो डेल्टा वी 0 मतलब वर्क डन क्या हो गया, 0। ठीक है। तीसरा जो प्रोसेस होगा, तीसरे प्रोसेस के लिए देखते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा बताओ। टेम्परेचर। टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे तुम लोग एक चीज बताए थे कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। यस सर। तो इंटरनल एनर्जी अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा क्या सिस्टम का। नो सर। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा ई ही 0 हो गया, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही 0 हो गया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये डेल्टा ई ही 0 हो गया हमारा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू के बराबर। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी बोला जाता है कि हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू द वर्क डन by the system during isothermal expansion of an ideal gas। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि वर्क डन बाय द गैस जब भी लेंगे, जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम अगर होगा, एक्सपेंशन वाला वर्क होगा, तो उस केस में नेगेटिव वर्क आने वाला है। तो यहाँ पे माइनस साइन है। और ये Q का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, Q का साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, Q पॉजिटिव कब होगा, जब हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा। तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो Q पॉजिटिव है, और आगे माइनस साइन है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम डिनोट कर रहा है कि सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव आता है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, लिख लिया इसको। Yes, sir. चलो ये चीज अगर हो गया तो फिर हम लोग आगे करते हैं। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, कि फर्स्ट लॉ को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग प्रोसेस में। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ हम लोग इंटरनल एनर्जी इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे। अब इसमें एक और टर्म आ जाएगा एंथैल्पी। ये भी तो हम लोग पहले सुन रखे हो बहुत,
लेकिन इसको हम लोग डिटेल में करते हैं एंथैल्पी, जिसको कि एच से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एच से। चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच बहुत सुने होगे ना तुम लोग, बोलो। तो अब उसको देखते हैं एक्चुअली वो एंथैल्पी क्या होता है। तो इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर एच, ठीक है, कैपिटल एच से इसको डिनोट किया जाता है। तो एक्चुअली ये मैथमेटिकली इसको जब हम लोग पुट करेंगे तो एच इज इक्वल टू, ये क्या बोला जा रहा है, सम है किसका, इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो पी इंटू वी का वर्क का जो प्रोडक्ट होगा पीवी, और प्लस इंटरनल एनर्जी, यही चेंज इन एंथैल्पी, यही एंथैल्पी के बराबर है, ठीक है। एक और डेफिनेशन होता है, इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम का एंथैल्पी क्या है, इज ऑल्सो कॉल्ड द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। टोटल कितना हीट कंटेंट है सिस्टम का, ठीक है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, बिकॉज इट इज द नेट एनर्जी available in a system which can be converted into heat, ठीक है। तो ये है एंथैल्पी का एक और प्रॉपर डेफिनेशन, कि एक्चुअली एंथैल्पी होता क्या है कि हीट, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, कि उस सिस्टम के अंदर कितना टोटल हीट कंटेंट है। तो एक तो इंटरनल एनर्जी तो रहता ही है, हर एक सिस्टम का कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, और प्लस उसमें प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आ जाएगा किसका, प्रेशर वॉल्यूम का। तो प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो उसमें और एड अप, तो उन दोनों का जब ऐड कर देंगे हम लोग, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो वो टोटल मिला के जो है हमको एंथैल्पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही है एंथैल्पी। लिख रहे हो ना तुम लोग, आवाज आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो सर इंटरनल, एंथैल्पी का यूनिट जूल होगा ना? क्या चीज, एंथैल्पी का यूनिट जूल होगा। हाँ हाँ, सारे मतलब बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, सारा एनर्जी ही है, तो जूल पर मोल हम लोग यूज करते हैं, या फिर किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अभी बताएंगे वो सारा चीज, यूनिट क्या होता है। या फिर इसको ऐसे भी बोला जाता है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। एक्चुअली इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें हीट कंटेंट, तो हीट कंटेंट एक्चुअली कैसे होगा, तो यहाँ देखो, एक्चुअली देखो, जैसे मान लो रैंडमली, जैसे कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, और रैंडमली गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे बाहर ही घूम रहे हैं। अब उस गैस के मॉलिक्यूल्स को हमको रैंडमली जो बाहर मूव कर रहे होंगे रैंडम मोशन में,
उस गैस के मॉलिक्यूल्स को उठा के हमको इस सिस्टम के अंदर लाना है। तो ऑब्वियसली इस सिस्टम के अंदर लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना। तो वो वर्क किसके इक्वल होगा? तो वर्क जो गैस मॉलिक्यूल्स हम लोग इसके अंदर स्टेब्लिश करके लेके आएंगे, वो वर्क किसके इक्वल होगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। पीवी वर्क ही तो करना पड़ेगा, पी इंटू वी का जो प्रोडक्ट आएगा प्रेशर और वॉल्यूम का। तो उतना वर्क अगर हम लोग करेंगे, बाहर जो रैंडम मॉलिक्यूल्स घूम रहे थे उसको अगर इस सिस्टम के अंदर लाने के लिए हमको वर्क कितना करना पड़ेगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम का वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए हीट कंटेंट अब टोटल कितना हो गया? ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास अपना कुछ इंटरनल एनर्जी पहले से है, जो कि सारे मॉलिक्यूल्स में होता है। तो इंटरनल एनर्जी तो होगा ही, प्लस अब उसके पास एक्स्ट्रा जो हीट आ गया, एक्स्ट्रा जो हीट आया वो किस फॉर्म में आया? पीवी के फॉर्म में। एक्स्ट्रा जो एनर्जी आया वो किस फॉर्म में आया? पीवी के फॉर्म में। तो इसलिए टोटल जो अब हीट कंटेंट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी प्लस ये जो है टू स्टैब्लिश सिस्टम। इस सिस्टम को जो स्टैब्लिश करने में हमको जितना वर्क डन करना पड़ा एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम V, ठीक है। तो इसलिए इसको हीट कंटेंट हो गया हमारा एंथैल्पी H, और इंटरनल एनर्जी हो गया E, और प्लस ये कितना हमको यहाँ पे वर्क डन करना पड़ा? P इंटू V, PV, ये प्रोडक्ट। तो यही आ गया हमारा एंथैल्पी, H इज इक्वल टू E प्लस PV, ठीक है। और एंथैल्पी हमारा एनर्जी का ही यूनिट है, एनर्जी का ही टर्म है, तो इसका भी यूनिट वही आ जाएगा। मोस्टली यूज किया जाता है किलो जूल पर मोल, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यूज होते हैं यहाँ पे, तो इसलिए किलो जूल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन एसआई यूनिट जो है वो जूल पर मोल ही रहेगा, ठीक है। एसआई यूनिट जूल यूज करते हैं हम लोग एसआई यूनिट, लेकिन बहुत लार्ज वैल्यूज इन्वॉल्व होते हैं इसलिए ज्यादातर तुमको किलो जूल में दिखेगा। अब देखो इंटरनल एनर्जी की तरह भी एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन है। इट इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी भी हमारा स्टेट फंक्शन ही था, एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है। दूसरा, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ये मास पे डिपेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है? इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव ही था ना, याद है? तो इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दैट इज इट विल डिपेंड ऑन मास ऑफ द सब्सटेंस। मास अगर चेंज करोगे तो एंथैल्पी भी चेंज होगा। एक और चीज इसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू एंथैल्पी का डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, जस्ट लाइक इंटरनल एनर्जी। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा एच कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम लोग जो डिटरमाइन कर सकते हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं? द चेंज इन एंथैल्पी इज डिटरमाइंड, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। एग्जैक्ट एच का वैल्यू नहीं तुमको डिटरमाइन किया जा सकता। चेंज इन एंथैल्पी मतलब हम लोग डेल्टा एच कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो हम लोग हमेशा डेल्टा एच को डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारा प्रॉपर्टीज हो गया एंथैल्पी से रिलेटेड, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट। और डेल्टा एच जब भी लिखोगे तो ये क्या हो गया? फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, यही होता है। एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, ये डेल्टा। एक और चीज है यहाँ पे, डेल्टा एच साइक्लिक प्रोसेस था, ये भी जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो?
ये उसमें भी बताए थे तुम लोगों को, इंटरनल एनर्जी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता था ना, याद है? यस सर। क्योंकि जब साइक्लिक प्रोसेस होगा तो साइक्लिक प्रोसेस में देखोगे, जब कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है, सेम ही होता है। सेम होता है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गया तो उस केस में ऑब्वियसली उसका कंडीशंस चेंज नहीं हो रहा होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा और चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, लिख लिए इतना। लिख लिए हो? यस सर। हो गया ना सबका? चलो, अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको, जैसे ये स्टेटमेंट जो आ गया हमारा, एच एस इक्वल टू यू प्लस पी वी था, ठीक है, या फिर एच एस इक्वल टू ई प्लस पी वी। तो बताए थे तुम लोग को इंटरनल एनर्जी को यू और ई दोनों से डिनोट किया जा सकता है, बताया था ना। उसके लिए कैपिटल यू और कैपिटल ई दोनों यूज होता है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग एग्जैक्ट तो इसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो सबके आगे डेल्टा लगा दिया, डेल्टा एच, ये डेल्टा यू, और प्लस यहाँ पे डेल्टा पीवी। ये जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा पीवी, अगर मान लो डेल्टा पीवी मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम हमारा P1 V1 था और फाइनल जो है ये P2 V2 है। तो जब यहाँ पे डेल्टा लिखोगे, डेल्टा पीवी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, यहाँ पे डेल्टा पीवी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली ये डेल्टा पीवी डिफरेंस क्या हो जाएगा, P2 V2 का माइनस P1 V1। तो ये डिफरेंस है डेल्टा पीवी। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ना, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, ये एक्सप्रेशन को हम लोग सारे कंडीशंस में किसी भी प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट फॉर एनी प्रोसेस। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है हमको कि कैसा प्रोसेस है, तो उसके लिए हम लोग ये जनरल इक्वेशन यूज कर लेंगे। बट अगर तुमको ऐसा दिया हुआ है कि मान लो हमको इसको अप्लाई करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कंडीशन लगा दिया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा कंडीशन लगा दिया एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो फिर इस केस में क्या मॉडिफिकेशन आ जाएगा, इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा। तो देखो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम बोला गया तो वॉल्यूम हमारा फिक्स हो गया, तो वॉल्यूम अगर वॉल्यूम बाहर हो जाएगा तो इस केस में क्या बन जाएगा, देखो एक्सप्रेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस वी बाहर हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रेशर वेरी कर रहा होगा, डेल्टा पी, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो वॉल्यूम वेरी नहीं करेगा, अब सिर्फ प्रेशर वेरी करेगा, डेल्टा पी इसीलिए लिख दिया हम लोग। ये कांस्टेंट वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे अगर अप्लाई करना है हमको तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। तो यहाँ पे पी कांस्टेंट प्रेशर पी बाहर हो गया और डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, वहां पे सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम केसेस में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, मोस्टली जो भी रिएक्शंस हम लोग मैक्सिमम केसेस में देखेंगे, ऑलमोस्ट 95% केसेस में देखोगे कि ये कोई भी रिएक्शन जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता है, ठीक है। तो इसलिए
मैक्सिमम केसेस में हम लोग यही वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में केमिकल रिएक्शंस देखा गया है वो कांस्टेंट प्रेशर पे अकर करता है। तो ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग ज्यादा यूज करेंगे केमिकल इक्वेशंस में जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ये जनरल इक्वेशन यूज करेंगे, मतलब दोनों चेंज हो रहा होगा वहां पे। ठीक है। आवाज आ रहा है? लिख रहे हो या नहीं तुम लोग? हेलो? Yes, हेलो? sir. लिख लिए इतना? Yes, sir. चलो ठीक है, अगर लिख लियो तो एक कुछ हेलो? हेलो? Yes, sir. एक मिनट रुको। सर्विस होस्ट शिफ्ट करो। कौन है? सर्विस यस सर। होस्ट शिफ्ट करो। क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो। हो गया सर, होस्ट हम ही है। शिफ्ट करो मेरे। ठीक है। हो गया। दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक मिनट। जहां तक वो करवाए थे वहां तक लिख लियो ना सब लोग? यहाँ तक नोट कर लिया, देख लो एक बार। यहाँ तक हो गया? Yes, sir. चलो तो एक क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, इन नॉन आइडियल गैस गोज फ्रॉम, ठीक है, स्टेट 1 से स्टेट 2। और स्टेट 1 में इसका कंडीशन है 2 एटीएम है, 3 लीटर वॉल्यूम है और टेम्परेचर है 95 केल्विन। और स्टेट 2 में है 4 एटीएम, 5 लीटर एंड 245 केल्विन। यहाँ पे पूछा गया है तुमसे, फाइंड डेल्टा एच इफ
डेल्टा ई इज इक्वल टू 30 एटीएम लीटर। चलो करो तो। डेल्टा एच निकालना है हमको इफ डेल्टा ई इज 30 लीटर एटीएम। पहला क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एन आइडियल गैस सर 44 जूल पर मोल। हाँ फर्स्ट वाला हो गया सबका। यस सर। क्या आ रहा है? 44 किलो जूल पर मोल। 44 किलो जूल पर मोल। यूनिट किलो जूल पर मोल में आ रहा है। डेल्टा एच इज इक्वल टू इसमें कौन सा स्टेटमेंट यूज करोगे? सर एटीएम लीटर में आएगा 44 एटीएम लीटर। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा ई ई प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज चेंज हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा है, P2V2 माइनस P1V1, ये यूज करोगे ना। यस सर। डेल्टा ई दिया हुआ है 30 लीटर एटीएम प्लस P2V2, तो हमारा प्रेशर है 4 एटीएम और वॉल्यूम है 5, तो ये हो गया 20 माइनस इधर 3 इंटू 2 6, तो ये लीटर एटीएम 14 और यहाँ पे 30, तो ये हो गया 44 लीटर एटीएम। तो ये लीटर एटीएम है, इसको बताए हैं 1 लीटर एटीएम कितना जूल होता है। ये कन्वर्जन बताया है ना, अगर जूल में पूछा जाए तो जूल में भी आंसर दे तो सकते हो। 101 101.3 जूल, यही होता है ना। यस सर। तो बस इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए तो जो यूनिट है वो हमारा लीटर एटीएम में ही रहेगा। चलो तो ये फर्स्ट का हो गया, सेकंड करो। हो गया सेकंड।
हुआ या नहीं? बना? क्या आ रहा है आंसर? क्या कोई बोल नहीं रहे हो? नहीं बन रहा है क्या? बन रहा है या नहीं बताओ? इतना टाइम इसमें, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है कुछ। हेलो? 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 आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो? सर आ रहा है। बना किससे से? हाँ या नहीं, कुछ तो बताओ। लोग बोलते ही नहीं हो यार। सर 0 होगा क्या? जीरो होगा क्या? नहीं श्योरली बताओ, क्यों जीरो होगा? आंसर बताओ तो। हेलो? अरे बना किसी से? कोई कुछ बोलेगा नहीं। चलो यहाँ देखो, डेल्टा एच एस इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी है। यही होता है ना? अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है सच, तो हम लोग यही यूज करेंगे। ना तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना ही प्रेशर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा ये क्या हो गया? जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा। बताओ, होगा? यस सर। हाँ। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो पीवी का क्या रिलेशन होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, बॉयल्स लॉ। कांस्टेंट पे हम लोग यूज करते हैं, याद है? तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये दोनों भी यहाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा पीवी को हम लोग क्या लिखते हैं? ये P2 V2 माइनस P1 V1 ही तो लिखते हैं। और इस केस में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1। ये दोनों भी इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी भी जीरो और डेल्टा पीवी भी जीरो, तो ये दोनों मिला के जीरो हो गया। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है? आया समझ में सबको? हेलो? हेलो? यस सर। अरे हाँ या नहीं बताओ, कोई रिप्लाई करो तुम लोग यार। यस सर। अब बाकी लोग क्या सो रहा है क्या? अजीब तुम लोग का हाल है। एक तो क्लास नहीं करते हो तुम लोग, बहुत दिन बाद बहुत लोग दिख रहा है यहाँ पे। रेगुलर क्लास नहीं करोगे तो क्या समझ में आएगा? ऊपर से रिस्पॉन्स भी नहीं करते हो।
कोई दिक्कत है इसमें? सबको समझ में आ गया? हेलो, यस सर। क्लियर है दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों? चलो तो एंथैल्पी तक आज रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंथैल्पी के और भी इसको कैसे अप्लाई करेंगे केमिकल रिएक्शंस में और क्या रिलेशन होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग अब क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर सकते हो। बुकलेट है सबके पास? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस तुम लोग आराम से अब ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन अब आराम से ट्राई कर सकते हो, तो वहां तक करो। जो भी डाउट होगा अब धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि टॉपिक जैसे जैसे बढ़ेगा तो और आगे बना पाओगे। तो अभी सिर्फ फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर मिलेगा तो वो बनाना। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। ठीक है, यस सर। चलो चलो, तो आज इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, Thank you, sir. चलो।